अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। 5 फरवरी का दिन कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती का दिन है। अपनी आज की रिपोर्ट में हम कश्मीर की मुख्तसर तारीख का ना सिर्फ जायजा लेंगे बल्कि माहिरीन से कश्मीर के हवाले से उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान और भारत के शुमाल मगरिब में वाक़े रियासत जम्मू और कश्मीर को 1846 में अंग्रेज़ों ने डोगरा महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपयों के एवज़ फ़रोख्त किया, जिसने 1947 में पाक भारत तकसीम के बाद कश्मीरी मुसलमानों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इल्हाक़ का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को रियासत जम्मू और कश्मीर में दाखिल कर दिया। यूँ रियासत के ज़्यादातर हिस्से पर भारत ने कब्ज़ा कर लिया और 1948 में बाकायदा तौर पर कश्मीर के मसले पर पाक भारत जंग छिड़ गई। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल में मंजूर करारदादों पर पाकिस्तान और भारत को कश्मीर से अपनी अफवाज निकालने और रियासत में रायशुमारी करवाने पर जोर दिया। 1 फरवरी 1949 को दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी करवा दी गई। उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रायशुमारी करवाने का वादा किया, लेकिन बादअज़ां वो इस वादे से मुनहरिफ हो गए और आज तक ये मसला जूं का तूं मौजूद है। इस हवाले से डॉक्टर हामिद खान मशरकी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बदकिस्मती से देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो 1948 में वादा किया, नेहरू ने जो वादा किया कि जी वहां पे हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा, उसके बाद से लेकर आज 75 साल गुजरने के बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि बदकिस्मती से वो और पीछे हट गई। तकरीबन एजेंडे से ही हटा दिया गया कश्मीर को कई सालों के लिए। तो ये तो देखें, मैं बार बार कहता हूं कि ये मगरिब की दुनिया, अमेरिका और इन सब ममालिक की दोहरी मेयार हैं। ये इनकी हिपोक्रेसी है जिसकी बिना पर मुसलमानों के मसाइल तो हल नहीं होते हैं। मुसलमानों के मसाइल तो वहीं खड़े हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, फलस्तीन का मसला हो या कोई भी हो, जबकि दूसरी जानिब दारफोर और सूडान का मसला आया तो फौरी तौर पर हल करा दिए गए। सो मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और मुसलमान ममालिक को खुद इकट्ठे होकर किसी न किसी अंदाज में कश्मीर का मसला खुद लड़ना पड़ेगा। मुकदमा पूरी दुनिया में भारत का मुआशी बाइकाट करके भारत को ये बावर करा करके मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन हल यही है, वरना अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इंतहाई गैर मुनसिफाना सवालिया निशान है और अक़वाम मुत्तहिदा के इस किरदार की वजह से ही आज भारत को इतनी शय है कि उसका जो जी में आता है, जो मन करता है, वो मकबूजा कश्मीर में करता है और उसके नतीजे में हजारों लाखों हलाकतें हुई हैं। उसके नतीजे में अरबों खरबों रुपए का कश्मीरियों का नुकसान हुआ है। कश्मीर जो जन्नत नजीर था, आज वो कश्मीरियों के लिए जहन्नम बनता जा रहा है। तो इस सब के अंदर जहां बहुत मुसलमान ममालिक कसूरवार हैं, जहां बहुत सारे और अवामिल हैं, वहां सबसे बड़ा कसूरवार खुद अक़वाम मुत्तहिदा है, जिसकी जमानत की बिना पर पाकिस्तान ने श्रीनगर से वापसी की 1948 में लियाकत अली खान के हुक्म पर, जो कि बाद में लगता है कि शायद वो हुक्म ही उसमें कोई कोताही रहेगी, वरना पाकिस्तान उस वक्त कश्मीर बजोरे शमशीर हासिल कर सकता था और कर चुका था। तो जिस अंदाज में हम नेहरू के झांसे में आ गए और अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें जो गारंटियां दी, उन सब को देखते हुए आज जहां अक़वाम मुत्तहिदा खड़ा है, आज जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा रूगर्दानी कर रहा है अपने ही कराए गए वादों से और अपनी ही जो इस्तिस्वाब राय की जो करारदादें हैं उन पर अमल नहीं करवाना खुद अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत बड़ा फेलियर है। रियासत जम्मू और कश्मीर का मसला दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस मसले को कई बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ज़ेर बहस लाया गया और कई बार दोनों ममालिक के दरमियान हालात इंतहाई शिद्दत इख्तियार करते रहे। इस मसले के बायस 1999 में दोनों ममालिक के दरमियान कारगिल के महाज पर जंग छिड़ गई, जिसमें दोनों ममालिक का काफ़ी नुकसान हुआ। एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान हुआ। दोनों ममालिक ने इख्तिलाफात को दूर करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर 2008 में मुंबई हमलों और समझौता एक्सप्रेस पर आतिशज़दगी के बाद एक मरतबा फिर हालात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए।
خاص کر امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد دنیا میں ایک نئی جنگ چھڑ چکی تھی جسے اسلامی دہشت گردی کا نام دیا گیا، جس کی وجہ سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو شدید دھچکا پہنچا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کثیر تعداد میں مستقل طور پر فورسز کو داخل کرتا چلا آ رہا ہے۔ بھارتی فوج کے بڑھتے مظالم پر کئی بار انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز بلند کی، مگر کوئی مثبت حل نکالنے میں ناکام رہی۔ کشمیری عوام میں آزادی کے متوالے اپنی ہمت اور جذبہ آزادی کی بدولت بھارتی مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو ریاست جموں و کشمیر پر نیا قانون نافذ کر دیا گیا، جس کی روح سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا گیا۔ آرٹیکل 370 کے تحت جموں و کشمیر کی حیثیت ایک ریاست کی سی تھی جس کا اپنا پرچم تھا۔ مواصلات، دفاع اور خارجہ امور کے علاوہ کسی بھی معاملے میں انڈین حکومت مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ آرٹیکل 35A کے تحت ریاست میں وہاں کے تمام باشندوں کو مستقل ریاستی باشندہ ہونے کے تمام حقوق حاصل تھے، جبکہ ریاست سے باہر کے لوگوں کو وہاں پر جائیداد خریدنا بالکل ممنوع تھا۔ ریاست سے باہر کے لوگ وہاں جا کر سرمایہ کاری نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی سرکاری ملازمت کر سکتے تھے۔ آرٹیکل 370 کے ساتھ ہی 35A کو بھی ختم کر دیا گیا اور کشمیریوں پر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تاکہ وہ اس کے خلاف مظاہرے نہ کر سکیں۔ جی، زندگی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کے بعد انتہائی مشکل ہے۔ دیکھیں جس انداز میں مودی کی فاشسٹ حکومت نے 370 ہٹانے کے بعد 35A کو ختم کرنے کے بعد جس انداز میں کشمیریوں پر بدترین ظلم کیے ہیں، وہ ریاستی جبر کی بدترین جو ہے وہ علامت نظر آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، خواتین بچیوں تک کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی، کاروبار ان کے تباہ کر دیے گئے، ان کے باغات کو ختم کر دیا گیا۔ پھر ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ماورائے عدالت قتل، کوئی سیاسی نظام جو ہے اس کو پنپنے نہیں دیا جا رہا، اور خود ساختہ ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے، حلقوں کا نئی حلقہ بندیوں کے ذریعے کسی نہ کسی انداز میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش، 45 لاکھ سے زائد ڈومیسائل کا اجرا، پھر اس کے بعد جموں کی سیٹوں کا بڑھا دینا، ہندوتوا آئیڈیالوجی کا پرچار کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی انداز میں ہر حالت میں جو حریت کی تحریک ہے، کشمیر میں آزادی کی جو تحریک ہے، اس کو دبانے کے لیے مودی سرکار BJP اور RSS کے گنڈوں کے ساتھ مل کر جس انداز میں تباہی لا رہی ہے، جس انداز میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہی ہے، جس انداز میں کشمیریوں کا قتل عام اور کشمیریوں کو دبایا جا رہا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس سارے معاملے پر پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ پاکستان نے بھارت کے اس بچکانہ اقدام کو پوری دنیا میں اجاگر کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کے حل پر زور دیا، لیکن حالات جوں کے توں ہیں اور عالمی سطح پر کشمیریوں کے موقف پر پراسرار خاموشی بھی کشمیریوں کے حوصلے پست کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے، اور ان کے جذبات کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر دونوں ممالک کے درمیان امن ممکن ہی نہیں۔ اس حوالے سے کیپٹن شاہین خالد بٹ کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بھول نہیں سکتے، ہمیں ہر صورت پوری دنیا کو انفارمڈ رکھنا ہے تھرو آور کونسلیٹس، تھرو آور ایمبیسیز، تھرو آور مشنز کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، اور لوگوں سے شور مچاتے رہنا ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، کس طرح کے کشمیریوں کو پیرش کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے ابھی کیا کیا ہے کہ اب کشمیری اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر دے، کہ وہ وہاں پہ اتنے ہندو آباد کر دے کہ کل کو اگر ہماری بات مان بھی لی جائے کہ چلو جی پلیبسائٹ کر دے تو ہندوستان کر لیں۔ اب انہوں نے ڈومیسائل بنانے شروع کر دیے۔ اب آج کی ڈیٹ میں فرض کریں 80% وہاں مسلمان ہیں، 90%، اور اگر اگلے 15-20 سال میں ان کی ریشو چینج ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟
फिर हम ये कहेंगे प्लेबिससाइट इंडिया मान भी जाए और वहाँ पे उन्होंने पूरी चेंज कर दी उसकी शक्ल, तो हमारे लिए कितनी मुश्किल होगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में हमें दुनिया के जितने अदारे हैं, UN है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी दुनिया में है, उनके साथ खप डालती रहनी चाहिए। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ममालिक भी दुनिया में हैं जो आपकी बात सुनते हैं। और हिंदुस्तान को देखिए ना, अब तक पाकिस्तान के एफर्ट से हिंदुस्तान जो है वो UN का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। अगर हम नहीं होते तो हिंदुस्तान तो बहुत देर का बन चुका होता, क्योंकि हम हाईलाइट करते रहते हैं कि हिंदुस्तान जो है इसकी जंग है अपने नेबर से, ये इस काबिल टेक्निकली ये क्वालिफाई नहीं करता टू बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ UN। तो ये हमें कोशिशें जारी रखनी चाहिए, अपनी पॉलिसी एक जो है वो बदल लेनी चाहिए। हुकूमत बदलने से हमारी पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए, प्लीज। हुकूमतें तो बदलनी है ना, ये तो डेमोक्रेटिक, आज कोई है दूसरा कल कोई और प्योर पार्टी आ जाए, मुस्लिम लीग नून आ जाए, PTI आ जाए, ये होता रहे, कोई बात नहीं। कश्मीर पॉलिसी एक सॉलिड वैसे रहनी चाहिए और हर गवर्नमेंट उसको उसी लेवल पे आके हाईलाइट करे और दुनिया को बताए, ताकि आप ये जंग जारी रखें। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हमारी एक मॉरल पोजीशन तो ऑलरेडी है, केस तो हमारा मजबूत है। हमने जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने केस को डिस्कस किया है, अल्लाह की मेहरबानी से हमने उसको जीता है, लोगों ने उसको अप्रूव किया है। लेकिन आप मतलब आपकी वैल्यू कोई नहीं है, आप कमज़ोर हैं, तो आपको ताकत गेन करनी है। ताकत गेन करेंगे, आपकी बात को लोग सुनेंगे और उसके साथ साथ दुनिया में हमारे जो लोग हैं, कश्मीरी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, अब तो हमारा डायस्पोरा जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा, पहले तो लोग हुआ ही नहीं करते थे, अब तो हर शहर हर मुल्क में पाकिस्तानी कश्मीरी वहाँ आबाद है। उनको कोऑर्डिनेट करके उनको पॉलिटिसाइज ना करें। मुझे बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ, अब भी हूँ मैं, कि बाज़ पार्टियाँ, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, वो ओवरसीज पाकिस्तानी को पॉलिटिसाइज करती है। ये बड़ी बुरी बात है, आप उनको डिवाइड मत करें पार्टीज में। ओवरसीज पाकिस्तानी इज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, दैट्स इट। उसको आप जो नेशनल आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी आपको हेल्प लें, वो आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत नसीब हो और भारत को उसके मज़मूम इरादों में नाकामी का सामना करना पड़े। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।